हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह लूसेंट जी के एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 12 है। इससे पहले हम 11 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, जो लूसेंट जीके की थ्योरी बुक है उसको एमसीक्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए और जल्दी से जल्दी जो हो जाए थ्योरी हमको याद हो जाए क्वेश्चन के ज़रिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? जो मौर्य साम्राज्य था उसमें प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मौर्य साम्राज्य में ग्राम थी। क्या थी? ग्राम थी। तो सबसे पहले तो देश होता था, मतलब राज्य, और राज्य के बाद होता था चक्र। दोस्त क्या होता था? चक्र। चक्र जो होता था प्रांत को बोले जाते थे। और मौर्य साम्राज्य में अशोक के टाइम पे 5 चक्र या प्रांत हुआ करते थे। और प्रांत जो थे वो विषय में विभाजित थे। प्रांत काय में विभाजित थे? विषय में विभाजित थे। और जो विषय थे वो आगे जाके किस में विभाजित थे? विषय ग्राम में विभाजित थे। किस में विभाजित थे? विषय ग्राम में विभाजित थे। तो यहाँ पे सबसे छोटी इकाई पूछी है तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ग्राम होगी यहाँ पे। और जो ग्राम का मुखिया होता था उसको ग्रामिक कहा जाता। ग्राम का जो मुखिया हुआ करता था उसको क्या कहा जाता था? ग्रामिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के प्रशासकों में सबसे छोटा प्रशासक कौन था? मतलब अगर सबसे छोटे प्रशासक की हम बात करें, ऑफिसर की बात करें, तो सबसे छोटा प्रशासक कौन हुआ करता था? सबसे छोटा प्रशासक हुआ करता था गोप। कौन हुआ करता था? गोप हुआ करता था। और यह लगभग 10 जो ग्राम थे उन पर एक गोप हुआ करता था। एक गोप जो अधिकारी हुआ करता था वह 10 ग्रामों पर हुआ करता। 10 ग्रामों का प्रशासन वह संभालता था। गोप 10 ग्रामों का शासन संभालता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के अधिकारियों के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन को यहाँ पे चयन करना है। तो जैसे अधिकारी था युवराज। युवराज किसको बोलते थे? तो राजपुत्र, मतलब राजा का जो पुत्र हुआ करता था उसको हम युवराज कहते थे मौर्य साम्राज्य में। और समाहर्ता किसे कहते थे? जो आय का संग्रहकर्ता होता था उसको कहा जाता था समाहर्ता। आय के संग्रहकर्ता को समाहर्ता कहा जाता था। सन्निधाता किसे कहा जाता है? राजकीय कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता है। जो राजकीय कोषाध्यक्ष है उसे सन्निधाता कहा जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन कर्मांतिक जो है वो कारागर का अध्यक्ष नहीं हुआ करता था। कर्मांतिक कारागर का अध्यक्ष नहीं होता था। तो यहाँ पे हमसे असत्य कथन की बात कही है तो असत्य क्या होगा? कर्मांतिक होगा। बाकी युवराज को राजपुत्र, समाहर्ता आय के संग्रहकर्ता को, और सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। अब ये जो कर्मांतिक है, कर्मांतिक किसको कहते थे? कर्मांतिक जो होता था उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष हुआ करता था। कर्मांतिक कौन था? उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। और ये जो कारागर का अध्यक्ष है उसे क्या बोलते हैं? प्रशासता। कारागर का जो अध्यक्ष था उसे प्रशासता कहते थे। और कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष हुआ करता था। मौर्यकालीन अधिकारियों में से किसे पोर कहा जाता था? मौर्यकालीन अधिकारियों में से किसे पोर? पोर किसे कहते थे? तो पोर हम नगर का कोतवाल, जो नगर का कोतवाल हुआ करता था, यही सही रहेगा। नगर का जो कोतवाल है उसे हम क्या कहते थे? पोर कहा जाता था। पोर किसे कहा जाता? नगर के कोतवाल को। नगर रक्षा का अध्यक्ष, जबकि नगर रक्षा का जो अध्यक्ष था उसे नायक कहा जाता था। नगर रक्षा का अध्यक्ष हुआ करता था उसे नायक कहते थे। जबकि पोर किसे कहते थे? पोर हम नगर के कोतवाल को, नगर का जो कोतवाल हुआ करता था उसे पोर कहते थे। और नगर का रक्षा अध्यक्ष कौन होता था? नायक होता था। और यही जो नायक हुआ करता था यह सेना का जो है युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था। नायक जो होता है युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था। सेना का सामान एकत्र करने वाला किसे बोलते हैं? दंडपाल। दंडपाल कौन था? जो सेना का सामान एकत्र करता था। वहीं अंतपाल क्या था? सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। जो सीमावर्ती दुर्ग थे उनका रक्षक कौन था? अंतपाल। जस्टिन ने किस मौर्य शासक के बारे में कहा उसने अपने 6 लाख की फौज से सारे भारत को रोन दिया? मतलब जस्टिन एक लेखक थे, यूनानी लेखक थे जस्टिन। उन्होंने कहा कि
एक जो शासक है वो अपनी 6 लाख की सेना से उसने फौज से सारे भारत को रोन दिया। तो वह कौन शासक, किस शासक के बारे में कहा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जस्टिन ने यह बात कही थी। किस शासक के बारे में कही थी? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? यह मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस निकेटर जो था, सेल्यूकस निकेटर की गुलामी से मुक्त किया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? यह सिकंदर का सेनापति था और इसको पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? जो मौर्य साम्राज्य था उसमें सैन्य विभाग मतलब सेना का जो डिपार्टमेंट है उसका सबसे बड़ा ऑफिसर कौन होता था? तो उसका सबसे बड़ा ऑफिसर होता था सेनापति। सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता था सैन्य विभाग का वो कौन था? सेनापति था। जबकि जो नायक है, नायक कौन है? ये जो युद्ध में सेना का नेतृत्व कौन करता है? नायक करता है। जबकि सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति कहलाता था। और ये दंडपाल कौन है? ये जो सेना का सामान जो होता था वो रखता था, दंडपाल एकत्र करता था या रखता था दंडपाल। नायक युद्ध के क्षेत्र में सेना का नेतृत्व, मैं बता चुका हूं नायक कौन था? जो युद्ध के क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करता था। और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी क्या हुआ करता? सेनापति। अर्थशास्त्र पुस्तक में गुप्तचर को क्या कहा गया? जो अर्थशास्त्र बुक है जो चाणक्य ने लिखी है उसमें गुप्तचर को क्या कहा गया है? तो उसमें गुप्तचर को कहा गया है गुड़ पुरुष। गुप्तचर को क्या कहा गया है? गुड़ पुरुष कहा गया। जबकि चर किसको बोला गया है? तो जो जासूस हुआ करते थे, जो जासूस हुआ करते थे उनको चर कहा गया है। और जो गुप्तचर हुआ करते थे उनको गुड़ पुरुष कहा गया है। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प के नामक अमात्य के अधीन था। जो गुप्त विभाग महामात्य सर्प के अधीन था। और गुप्तचर को क्या बोला जाता है? गुड़ पुरुष। क्या बोला जाता है? गुड़ पुरुष अर्थशास्त्र में कहा गया है। मौर्य प्रशासन में एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता है? मतलब ऐसे गुप्तचर जो एक ही स्थान पर स्थित रहते थे और अपना कार्य करते थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता संस्थान। क्या कहा जाता? उनको संस्था कहा जाता था। जो एक ही जगह पर रुककर काम करने वाले गुप्तचरों को संस्था कहा जाता था। जबकि अलग अलग स्थान पर जाकर काम करने वाले जो गुप्तचर होते थे उनको संचार कहा जाता। उनको क्या कहा जाता? संचार। जबकि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? संस्था, जो कि एक ही स्थान पर रुककर कार्य करने वाले गुप्तचर हुआ करते थे मौर्य प्रशासन में। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य प्रशासन का रखरखाव करने हेतु कितनी समितियां बनाई? मतलब जो मौर्य प्रशासन था उसको चलाने के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी। उन समितियों की संख्या कितनी थी? तो उन समितियों की संख्या थी 6 समितियां मौर्य प्रशासन को संभालने के लिए बनाई गई थी। और इन समितियों में 5 सदस्य हुआ करते। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य हुआ करते थे? 5 सदस्य हुआ करते थे। ये 5 सदस्य। मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता? मौर्य काल में जो सरकारी भूमि थी मतलब कि जो राजा के अंडर में जो भूमि आती थी उस भूमि को क्या कहा जाता था? तो उस भूमि को सीता भूमि कहा जाता है। मौर्य काल में जो सरकारी भूमि थी उसको हम सीता भूमि कहते थे। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहते थे। जो बिना वर्षा के ही अच्छी खेती जिस भूमि में होती थी उस भूमि को अदेव मात्रक कहते थे। जबकि जो सरकारी भूमि थी उसको हम सीता भूमि कहते थे। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता? मतलब जो जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश थे उनको अशोक के टाइम पे क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता राजुक। क्या कहा जाता? उनको राजुक कहा जाता था। और जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे उनको कहते थे व्यवहारिक। क्या बोला करते थे? उनको व्यवहारिक। जबकि अशोक के टाइम पे जो जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश थे उनको राजुक कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य किस शासक को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो यह घनानंद को पराजित करके उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इसमें उनकी हेल्प की थी चाणक्य ने। किसने की थी? चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी घनानंद को हराने में। नंद वंश के विनाश करने में, और जो वो घनानंद जो शासक था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था
वह किस वंश का था? नंद वंश का था। तो नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। और इसमें चाणक्य के अलावा उन्हें कश्मीर के जो राजा थे प्रवर्तक, जिनका नाम क्या था? कश्मीर के राजा का नाम प्रवर्तक, उन्होंने इनकी सहायता की थी, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। मौर्य काल में रूपा जीवा किसे कहा जाता? सरकारी भूमि को नहीं, सरकारी भूमि को हम क्या बोलते थे? सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। और उस भूमि को क्या कहते थे? जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी, तो उसको अदेव मात्रक कहते थे। क्या कहते थे उसको? अदेव मात्रक। और सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। लेकिन यहाँ पूछा है रूपा जीवा किसे कहते थे? तो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिलाएं, यही सही होगा। जो वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिलाएं थी उनको ही रूपा जीवा मौर्य काल में कहा गया है। सेने ये तो बिल्कुल गलत है। तो वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा गया है मौर्य काल में? रूपा जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध पर मौर्य साम्राज्य के शासकों ने कितने वर्षों तक शासन किया? मतलब मगध जो साम्राज्य था उस पर मौर्य वंश की स्थापना हुई और मौर्य वंश के शासकों ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो 137 वर्षों तक मौर्य वंश के शासकों ने मगध पर शासन किया। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मतलब जो मौर्य वंश स्थापित हुआ था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, उसमें भागवत पुराण में बताया गया है कि 10 राजा हुए थे उसमें। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक हुए, ऐसे करके 10 राजा हुए थे। लेकिन वायु पुराण में बताया गया है कि 9 राजा हुए थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृहदत्त। कौन था मौर्य वंश का अंतिम शासक? वृहदत्त। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसके बाद बिंदुसार शासक बना, बिंदुसार के बाद अशोक बना, और सबसे अंतिम शासक कौन था? वृहदत्त था। वृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मगध पर शुंग वंश की नींव रखी। जो बृहदत्त था, अंतिम शासक था मौर्य वंश का, उसकी हत्या उसी का सेनापति था जिसे पुष्यमित्र शुंग कहते थे। यह जो पुष्यमित्र शुंग है, इसने 185 ईसा पूर्व में मगध पर शुंग वंश की नींव डाल दी थी बृहदत्त की हत्या करके। मौर्य शासकों का सही क्रम चुनना है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, बिल्कुल सही है। फिर बिंदुसार आए, फिर अशोक आए। तो यही सही रहेगा, क्योंकि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर बिंदुसार आए, फिर अशोक आए। ठीक है, तो इस तरीके से मौर्य शासकों का सही क्रम क्या रहेगा? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और फिर अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। जब मौर्य वंश समाप्त हो चुका था, और मौर्य वंश को किसने समाप्त किया था? इसी पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश को समाप्त किया था। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदत्त को की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना मगध पर कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति का था, और ये जो पुष्यमित्र शुंग था ये किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? जो शुंग शासक थे उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पाटलिपुत्र, उज्जैनी, विदिशा या प्रयाग। तो जो शुंग शासक थे उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी विदिशा में। कहाँ बनाई थी? विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ है विदिशा? मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी शुंग शासकों ने। और शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने वृहदत्त को की हत्या करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो जो भरहुत स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि शुंग वंश के संस्थापक थे। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पतंजलि जो है वो शुंग वंश के समकालीन रहे हैं, और पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और इनका एक ग्रंथ भी है जिसे हम बोलते हैं महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के अपने क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।